हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। इंटरेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा मीन्स काम आने वाला है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम जो भी डिस्कस किया। बट उससे पहले एक बात, जब भी मैं कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ, कोई एक टॉपिक अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो टॉपिक का दो प्रोस्पेक्ट होता है। एक कुछ ऐसी बातें होती है जो इसके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको डिफाइन करना जरूरी बट बुक में नहीं दिया हुआ है, और कुछ बातें ऐसी रहती है जो उसका आगे चल के एप्लीकेशन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो कभी भी इस वाले पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करता, या फिर कोई भी टॉपिक का अगला जो वर्जन रहता है उसको डिस्कस करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि हायर क्लास में तो ये डिस्कस करना ही करना है ना। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन के लिए जरूरी होता है। अब अगर ये डिस्कस नहीं करते, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये कभी कभी डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपका एक तो इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, और यही डिफरेंस जब क्लियर नहीं होता तो जो हमारा नॉलेज का बिल्डिंग है वो थोड़ा सा फ्लॉड रहता है, कहीं ना कहीं उसमें गैप रहता है, और ये एक सर्टेन टाइम आने के बाद ये कोलैप्स कर जाता है। तो हमें वो नहीं होने देना है। तो मेरा जो भी पॉसिबल है, जितना मेरा एफर्ट लग सकता है, मैं इनके टॉपिक को उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ जहां पे ये प्रॉपर वे से आप उसको समझ सको। हो सकता है कभी कभार ना पता हो, मुझे भी कुछ ऐसी बातें छूट भी सकता है। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट को भी मेंशन करना चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी तो मैं तो अपना प्रयास कर ही रहा हूँ, है ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं जरा। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों का जो कंक्लूडेड डिस्कशन था वो ये था कि मान लीजिए एक सर्किट है, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है ना, बस समझने के लिए। सो देयर इज अ करंट। करंट की जब हम लोग बात करते हैं, करंट रिप्रेजेंट करता है कि कितना टोटल चार्ज जो भी है, टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ अपॉन टाइम। कल के टॉपिक में हमारा ये डिस्कशन था। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है कि ये जो आप एक चार्ज की बात कर रहे हो ना, मान लीजिए मेरा चार्ज एक है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन है। इस चार्ज को कितना एनर्जी मिला, कितना एनर्जी इट गॉट, कितना एनर्जी इसे मिला कि ये यहां से आगे बढ़ा, जो भी है। तो इसको हम लोगों ने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था कि वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन, क्योंकि इसको हम लोग एक अलग फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना मूव किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमें पता है वर्क डन मेजर करने का तरीका। लेकिन हम, क्योंकि ये एनर्जी है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे फैन चल रहा है तो उसको अलग तरीके से, लाइट जल रहा है तो अलग तरीके से, तो खैर डिफरेंट बात है। अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो आप ये चार्ज को समझ रहे हो, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सर्टेन वर्क को करने के लिए चार्ज ने कितना एनर्जी लिया इससे। दैट्स 2 पॉइंट। और अगर आप देखो इन दोनों ही सिचुएशन में, जहां पे एक तरफ आई है और एक तरफ बी, दोनों में चार्ज कॉमन है, चार्ज इज कॉमन। सो फर्दर एनालिसिस के लिए एक चीज तो माइंड में मिल गया ना कि कुछ न कुछ करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, कुछ न कुछ वोल्टेज और करंट का रिलेशन है। इसी को फिगर आउट करना है, और उसको हम लोग समझते हैं एक्सपेरिमेंट से। देखो एक्सपेरिमेंट क्या करता है ना, जैसे फिलोसॉफी ले लो, ठीक। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई एक आइडिया बोला कि यार ऐसा होना चाहिए यूनिवर्स में, या फिर कुछ भी। अब उस फिलोसॉफी को लेकर जब हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उस आइडिया को हमने जस्टिफाई किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग थियरी क्रिएट करते हैं, ताकि समझो, हमने फिलोसॉफिकल बेसिस पे, फिलोसॉफी जो नॉर्मली कोई भी बंदा कुछ ना कुछ ऐसे बोलता रहता है, तो ये एक हमें आइडिया देता है। जब इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली कोई करके प्रूफ कर दे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दे, तो इसके ऊपर बनता है थियरी, जो हम लोग साइंटिफिक थियरी पढ़ते हैं ना, थियरी हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये इस थियरी का फिर अप्लाई करते हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग है ना, कुछ नया चीज क्रिएट कर दिया इस नॉलेज का इस्तेमाल करके, कुछ भी, जैसे ब्रिज बना दिया गया एक सर्टेन नॉलेज का इस्तेमाल करके, प्लेन बना दिया गया है ना। अब इसी इंजीनियरिंग को यानी कि इसी थियरी को एक बार तो अप्लाई हो गया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना, डिफरेंट वे से अप्लाई करना, वे टू अप्लाई, किस बात के लिए, ताकि जो अभी आपको कुछ एफिशिएंसी मिला होगा इसको और बेहतर बनाने के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और हम लोग किस एरा में जी रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ रखा है वो डेवलप हो चुका है काफी चीजें, अब हम लोग इस एरा में जी रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सहूलियत बहुत ज्यादा है, मीन्स वी आर कंफर्ट विद द नॉलेज, विद द एक्सपेरिमेंट, ऑल दिस थिंग्स अवेलेबल, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब हमारा काम यही है कि नए नए जो चीजें डेवलप होगी उसको और कितना इजी बनाया जाए, कितना कंफर्ट और कितना ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, दैट्स व्हाट द रिसर्च पॉइंट, और ये जरूरी है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, और इसको करते हुए आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जो करना है तो फोड़ देना पूरा, है ना। सो एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इनको एक्सपेरिमेंट करना था, यानी कि इनको करंट को मेजर करना था और वोल्टेज को। हमें पता है कि करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, अमीटर, अमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर की, सर्किट कुछ ऐसा कि उसके वोल्टेज को हम लोग मैनेज कर सके। सेल ये लगा, 1 2 3 4 सेल लगा दिए। 4 सेल इस तरह से है कि इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक। फिर आ जाओ, फिर हमने एक वायर लगा दिया। अच्छा, जो शब्द भी होते हैं ना बहुत ध्यान से सुना करो, वायर एक जनरल टर्म है, ठीक है, वायर एक जनरल टर्म है, ये एक्सटर्नल आइटम है इस सर्किट के अंदर, एक तरह से हमें इसी के क्रॉस जो है मेजर करना है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमें अमीटर को क्या करना पड़ेगा, जो है सीरीज में लगाना पड़ेगा, यानी कि इसी के सीरीज में, ताकि करंट का फ्लो श्योर रहे। साथ में एक आप प्लग लगा दो, की लगा दो, ताकि हम लोग इसके फ्लो को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है। नो, ये हो गया की, ये हो गया अमीटर, और यहां पे एक लगा देते हैं हम लोग वोल्टेज, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, इस यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो चार्ज है, इनके डिफरेंस को मेजर करके वोल्ट मीटर बताना। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं, तो काम करने का मतलब ये कि अंदर स्ट्रक्चर ऐसा होता है पिन जैसा, ठीक है, ये डेटा रहता है, इसके अंदर जो है मैग्नेट की तरह स्ट्रक्चर होता है, मैग्नेट के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पास होता है तो एक तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लोग हायर के क्लासेस में, आगे के क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करना है, अभी जहां पे आएगा वहीं पे डिस्कस करेंगे। हमें बस इतना पता है कि ये मुझे करंट मेजर करके देगा, ये मुझे वोल्टेज मेजर करके देगा, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो है वोल्टेज, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, और ये हो गया हमारा करंट, ठीक। तो जब मैंने वोल्टेज यानी कि सिर्फ एक सेल का इस्तेमाल किया, ओनली वन सेल, नंबर ऑफ सेल, तो जब एक सेल का इस्तेमाल किया तो वोल्टेज इसमें था 1.5 वोल्ट, ठीक है। करंट इसमें कितना था, करंट इसमें हमने मेजर किया है यहां पे 3 एम्पियर। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हो, ये स्कूल में आपके एक्सपेरिमेंट हुआ, चिंता मत करो। फिर हमने 2 सेल ऐड किया, यानी कि पहले एक लगाया था, अब 2 सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम साइज है, तो टोटल हो गया 3 वोल्ट, टोटल मिला के 3 वोल्ट हो गया। इस टाइम पे करंट पास हुआ 6 एम्पियर, ठीक है। फिर हमने थर्ड सेल को लगाया, 3 सेल हमने अटैच किया, तो अब टोटल वोल्टेज हो गया
4.5 वोल्ट, और हमारा जो करंट था वो 9 वोल्ट, 9 एम्पियर। और हमने एक और सेल लगा के देख लिया, फोर्थ, चारों सेल लगा दिए, सबके वोल्ट कितने, 1.5 वोल्ट, तो हमें मिला 6 वोल्ट, हमें करंट मिला 12 एम्पियर। ना अब इसके रिलेशन को समझने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कैसा, दैट इज वोल्टेज एंड करंट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। बाय द वे हम लोगों ने वायर कौन सा लिया हुआ है, नाइक्रोम मतलब निकिल और क्रोमियम का एलॉय है, ठीक है। तो अभी पॉइंट समझो आप। मान लीजिए ये कितना है, 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यही होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने मैथ के क्लास में, मेरी आदत है कि हर एक क्लास में उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि सर आपने करंट को एक्स एक्सिस में क्यों लिया, इसको यहां पे क्यों नहीं लिया। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि करंट के फ्लो होने का कॉज, सी एक्स पे हम लोग हमेशा कॉज दिखाते हैं और वाई पे हमेशा इफेक्ट दिखाते हैं, या फिर ऐसे कह लो एक्स पे हमेशा इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यू को, और वाई पे हमेशा हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू को दिखाते हैं। तो पहला माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर ये यहां पे बजाय यहां पे क्यों, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जो यहाँ पे वायर जो लगा हुआ है, इसको थोड़ा बहुत मैनेज करके हम लोग करंट फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग सारा करंट के सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं, तो वोल्टेज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाए। तो वोल्टेज कितना है 1.5, ये 3, तो पहला तो यहां पे आया आपका पॉइंट, दूसरा आया 3 और 6। तो आप पाओगे कि एक जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मींस ऑब्जर्वेशन गिव्स की ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लाइन फॉर्म हो रहा है। मींस अगर हम लोग V को इंक्रीज कर रहे हैं, तो I भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो एक कंक्लूजन तो समझ में आ गया कि जो मेरा V है वो प्रोपोर्शनल है I के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के साथ। अब बस इस बात को फिगर आउट करना था कि वो कैसे प्रोपोर्शनल है, क्या वो है, क्या चीज। अगर आप देखो, अगर मैं V अपॉन I कर दूं इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिलेगा, तो मेरा फोकस कहां चला गया, इस कांस्टेंट पे। अगर मैं V बाई आई करता हूं, V बाई आई करते हैं यहां पे, V अपॉन आई, व्हाट वी विल गेट, V है हमारा 1.5 अपॉन 3.5, 3 अपॉन 6 0.5, 4.5 अपॉन 0.5। कांस्टेंट वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग जो तुम्हारे करंट और वोल्टेज पे अप्लाई नहीं, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कुछ और है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बचा क्या, ये वायर। सारा कहानी फिर वायर पे चला गया, तो वायर को भी थोड़ा सा डिफरेंट करके देखा। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो उनका कंक्लूजन क्या था। उनका कंक्लूजन ये था कहना
कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और उनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के थे? जर्मनी के थे, 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800 समथिंग। व्हाट ही डिड, इनका कंक्लूजन ये था कहना कि जो मेरा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, दैट्स इट। अब उनका अगला स्टेप क्या था? इस कांस्टेंट को फिगर आउट करना, वो क्या चीज है जो ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें कहीं से मिल जाए। तो इसको फिगर आउट करते हुए उन्हें ये समझ में आया कि ये वायर ही है जो इस कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। अब ये वायर क्या था? एक मैं मिटा दूं जरा समय। तो वायर कर क्या रहा है, ध्यान से समझना। हम लोग कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। वायर जो है करंट के फ्लो को मैनेज कर रहा है ना? तो वायर क्या कर रहा है? एक सेकेंड, तो पूरे सर्किट के अंदर जो वायर है वही करंट फ्लो को मैनेज कर रहा है। तो कहानी आ गया वायर के ऊपर। तो वायर पे अगर हम लोग डिपेंड हो, वायर को देखें, ठीक है, वायर को देखें, तो वायर के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई? कोई भी वायर, ये हम लोग देखेंगे ना किस मटेरियल का वो बना हुआ है, मटेरियल का कैसा बना हुआ है, किस तरीके का उसका लेंथ है, लेंथ बताओ, कैसा उसका आप कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी समझाते हैं। सेक्शन एरिया कैसा है, एंड लेंथ हो गया, मटेरियल हो गया, एंड उसकी प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। सी, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है, ये एक वाटर टैंक है, और यहां पे एक ओपनिंग यहां पे दिया हुआ है, यहां से पानी निकलने का। तो आपने मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज है वाटर टैंक, आप इसमें कितना भी पानी भर दो इन सर्टेन लेवल तक, है ना, ये फ्लो तो यहीं से होगा ना। सारा कहानी डिपेंड हो जाता है इस पे। अगर मैंने इसका मुंह इतना बड़ा कर दिया तो इतना ज्यादा पानी जाएगा, अगर छोटा करके रखे तो इतना ही जाएगा। सो दिस इज, ये वायर है, ठीक, तो ये तो इसका लेंथ हो गया, व्हाट इज दिस इज लेंथ, और ये जो इसका फ्रंट ले लो ऐसे मुंह, ये इसका है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस अब ये कर क्या रहा है ओवरऑल, ये जो फ्लो है उसको रोक रहा है, मतलब कितना फ्लो करना है, ज्यादा करना है, कम कर रहा है, ये सारा, तो ये इसको रेजिस्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन इसका नाम रखा गया रेजिस्टेंस। अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फोकस करो, रेजिस्टेंस एक सर्किट का होता है, किसी मटेरियल का नहीं है। ये रेजिस्टेंस, फिर से सुनो, रेजिस्टेंस किसी सर्किट का होता है, ठीक है। अभी समझ में आएगा ये मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं इस शब्द को। तो हमें पता चल गया था कि जो आपने V इज इक्वल टू आई, V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने निकाला है, ये कॉन्स्टेंट बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? जो वायर लगा हुआ है, जो भी उसके अंदर लगे हुए हैं, उसका मटेरियल कैसा है, उसका लेंथ कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सो फॉर द टाइम बिंग हम लोगों के पास एक कंक्लूजन मिल गया, V इज इक्वल टू V
इज इक्वल टू आई आर। दिस कम्स थ्रू कैसे कैसे आया? ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हुआ क्या? रेजिस्टेंस जो है बताता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसमें ये कितना रुकावट जो है क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस इज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट कहां पे? इन सर्किट। अब ना इसका मुझे यूनिट अगर जानना हो तो, यूनिट अगर मुझे पता करना हो तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? हमें V का यूनिट पता है ना, R का यूनिट पता करना है मुझे। V का यूनिट पता है वोल्ट अपॉन, I का यूनिट पता है एम्पियर। इसको एक और नाम दिया गया, इसका यूनिट दिया गया ओम, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल जिसको बोलते हैं ओमेगा। तो अगर मुझे ओम को डिफाइन करना हो तो 1 ओम क्या है? 1 ओम, ठीक है। 1 ओम रिप्रेजेंट, अगर मुझे 1 ओम को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा 1 ओम रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट across the potential difference of 1 वोल्ट। सी, जब आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, मुझे जैसे मन करे वैसे मैं इसका स्टेटमेंट बना दूं। इसका स्टेटमेंट मैं ऐसे ही बना सकता हूं, द रेजिस्टेंस फेल्ट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट अक्रॉस द, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और रिप्रेजेंट किया था, जो अगर मैं V यहां पे रखूं, जो कि यहीं पे था, अगर मैं I यहां पे रखूं और V यहां पे रखूं, और जो हमारा ओरिजिनल क्या है, V इज इक्वल टू I, तो बेसिकली ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब होता है दिस V बाई I, यानी V अपॉन I, और ये स्लोप क्या होता है? I अपॉन V। रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा आपका 1/R, ये था R। खैर आगे आएगा, बट एक जनरल बेसिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करता है कंडक्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी कह लो उसकी, ये भी चलेगा, और भी अभी आएगा, आप चिंता मत करो। कंडक्ट होने की एबिलिटी, ठीक है। कॉन, टुगेदर, डक्ट, पाइप, एक्टिविटी, मीन्स एक पाइप के थ्रू कुछ साथ में जा रहा है। ऐसे रूट मीनिंग के थ्रू जो है हम लोग कई सारे ऐसे मीनिंग भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अब तक के डिस्कशन से हम लोगों ने 3 फॉर्मूले बिल्ड कर लिए, दैट इज I करंट, जो कि Q टोटल चार्ज अपॉन T टाइम, वोल्ट V जो चार्ज के द्वारा वर्क कितना किया जा सकता है अपॉन पर यूनिट चार्ज, और फाइनली हम लोगों ने डिराइव किया V इज इक्वल टू I R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R। सो ये 3 मेजर फॉर्मूला डिराइव हो गया, लेकिन मुद्दा ये था कि हमें रेजिस्टेंस को समझना था कि रेजिस्टेंस बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अगेन एक्सपेरिमेंट किए रेजिस्टेंस को समझने के लिए। अब उस एक्सपेरिमेंट में किया क्या हम लोगों ने क्योंकि एक्सटर्नल सेल लगा रखा है, वही वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, इसको फिक्स कर दिया कि ये चेंज नहीं हो सकता। मीन्स हमने क्या किया, यहां पे वोल्ट को फिक्स कर दिया, ये हमारा, और इसको समझने के लिए हम
अलग अलग चीज लिए, जैसे क्रोमियम वायर लिए, एक सेकेंड, क्रोमियम, अच्छा अमीटर लगा दिए ताकि करंट को मेजर कर सके, और प्लग लगाना है तो लगा दो वरना कोई जरूरत नहीं है, वैसे प्लग का कोई रोल है नहीं, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि सब ऑन है। तो तीन चीजें हम लोगों ने लिया, एक नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर, दूसरा हमने लिया टॉर्च, और एक बल्ब। मींस इसकी जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या करेंगे, बार बार इन सबको लगा के देख लेंगे। और एक कॉपर वायर भी ले लेते हैं, ये 10 वॉट, और एक कॉपर वायर। अब हुआ क्या, रीडिंग में फिर से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हमारा वोल्टेज फिक्स है, तो टोटल हो गया 6 वोल्ट, 1.5 1.5 1.5, टोटल हो गया 6 वोल्ट का करंट हमारा फिक्स है। अब हमें बस रीड करना था, तो रीड किए कि जब हम लोगों ने अमीटर पे देखा नाइक्रोम वायर के लिए, नाइक्रोम वायर इसके लिए देखा, तो हमें रीडिंग में मिला कि 1.2 एम्पियर, इतना फास्ट जो है करंट जा रहा है। सेकंड, हम लोगों ने वायर को हटा के टॉर्च लगा के देखा, टॉर्च का मतलब टॉर्च बल्ब भाई, टॉर्च का मतलब टॉर्च बल्ब लगा के देखा। तो जब टॉर्च बल्ब लगा के देखा तो इसमें जो करंट फ्लो था वो 0.6 एम्पियर, वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है। इसके बाद हम लोगों ने 10 वॉट का बल्ब लगा के देखा, तो हमें रीडिंग में जो दिखा, रीडिंग में दिखा वो था 0.3 एम्पियर। सी ऐसा जरूरी नहीं कि वैल्यू यही हो, आप एक्सपेरिमेंट में जाओगे तो यू विल गेट सम वैल्यूज, ठीक है। कॉपर का वायर भी लगा के देखा तो उससे भी एक अच्छा रीडिंग आ रहा था, 1.2 से ज्यादा ही, ठीक है। मान लीजिए कॉपर वायर, ये तीन रखो भी, कॉपर वायर को भी इंक्लूड नहीं करते। तो इससे हुआ क्या, ये हमें कंक्लूजन ये दे रहा है, सोच के देखो कि इसमें हमारा करंट का स्पीड, करंट जो है, करंट फ्लो कम है, लेस है, इसमें भी करंट फ्लो वेरी लेस है, इसमें करंट फ्लो मोर है, मोर करंट फ्लो। तो कंक्लूजन क्या कहोगे, कंक्लूजन क्या कहोगे कि जो 10 वॉट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस, वो करंट को ज्यादा ही रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका हाई है, रेजिस्टेंस इसका क्या है, हाई है, क्योंकि वैसे भी जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के, यानी अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो फिर करंट ज्यादा होगा। तो आपने ये वाले में देख लिया, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा फ्लो हो रहा है, मींस इट हैज लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना। तो इस बात से तो कंक्लूड हो गया कि जो हमारा करंट है रजिस्टर के रिस्पेक्ट में, ये दोनों आपस में इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं मतलब इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। अब बात आता है फिर रेजिस्टेंस में हो क्या रहा है, तो इसने फिर और भी एक्सपेरिमेंट किया, इसने अब वायर को ले लिया, वायर में क्या क्या कर रहा है देखो, कुछ बातों को फोकस कर, पहले तो अब अलग अलग वायर ले लेते हैं, जैसे उनके वैल्यूज नहीं लिखेंगे बस समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक बस एज्यूम करके वैल्यू लिख रहे हैं, आप हो सकता है वैल्यू को सीरियस लेने लगे तो हो चुका। हमने क्या किया, इस वायर को रिप्लेस करके कॉपर वायर ले लिया। सो कॉपर वायर लेने का मतलब क्या था, अलग अलग वायर को चेक करेंगे, उसके लेंथ, इन सब चीजों को हम लोग चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस कैसे रिलेट कर रहा है, मींस हमारा फोकस जो है रेजिस्टेंस पे आ गया, रेफरेंस क्या लेंगे, करंट ही, ठीक है। हमने कॉपर का वायर लिया, उसका साइज लिया, लेंथ कुछ एल, ठीक है, कुछ एल साइज लिया, हमने मेजर किया करंट को, करंट को मेजर किया, क्योंकि हमारे पास इसमें अमीटर लगा हुआ है, तो हमने देखा कुछ ए वैल्यू ये करंट जो है दिखा रहा है, ठीक है।
मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, 2L कर दिया, तो मैंने पाया कि जो करंट फ्लो था वो कम हो गया, ए जो है A/2 हो गया, यानी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लेंथ, तो एक कंक्लूजन बनाना है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं किसी भी वायर के, तो उसका जो करंट था, करंट वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका कंक्लूजन यही दे रहा है कि जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, क्योंकि 1/I मेरा ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो मुझे लेंथ समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेंथ, चलो लेंथ को फिक्स कर देते हैं, यानी एक फिक्स लेंथ का हम लोग जो है, लेकिन अब चलते हैं एरिया के ऊपर उसके, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे थे एक ही वायर था, बस उसका लेंथ चाहिए। अब हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया होता है? वायर का जो डाया होता है ना उसको, तो माना उसका डायामीटर ये हम लेते हैं कि एक वायर है, उसका डायामीटर d है। तो जब इससे करंट पास हुआ तो इसने मुझे रीडिंग में कुछ ए वैल्यू दिया, ए वैल्यू दिया। अब मैंने डाया को बढ़ा दिया, डाया मैंने बढ़ा दिया, डायामीटर सेकेंड टाइम में 2D कर दिया। लेंथ फिक्स है, उतना ही साइज का वायर, उतने ही साइज का, मतलब फॉर फिक्स्ड लेंथ वोल्टेज, इनको फिक्स रखा है हम लोगों ने। इसमें जो है एरिया फिक्स है और वोल्टेज फिक्स है। और अभी हम लोग वायर सिर्फ एक ही ले रहे हैं, सिर्फ कॉपर को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग वायर को डिफरेंट नहीं कर रहे। तो जब ये पाया तो हमने देखा कि जब मैंने एरिया बढ़ाया वायर का तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, 2A फ्लो हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला? इससे कंक्लूजन यही मिला कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसे समझ लो, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने इंक्रीज किया तो मेरा करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो गया। मींस ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इसका मतलब ये हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। मींस एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। अब दो प्रोपोर्शनल मिल गए, तो मैंने कहा क्या कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये क्या है? ये डायमेंशनल वैल्यूज हैं जिन्हें हम लोग इजी वे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जो है मेरा वो L के प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ के, और रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का उसमें लगे हुए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल है। अगेन बात वहीं पे आ गई, तब तो कोई ना कोई ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है इनका जो इस वैल्यूज को डिफरेंट करता है। अब उस इंटरनल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट वायर यूज किए, जैसे एक बार कॉपर यूज कर लिया, एक बार एल्यूमिनियम यूज कर लिया, एक बार नाइक्रोम यूज कर लिया। अब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तो ये रिलेशन हमें मिल गया। तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम लोग कंबाइन कर दें तो हम लोग कह सकते हैं आर जो है मेरा, आर प्रोपोर्शनल होगा L/A के। अब मुझे इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट समझना है, उसी कांस्टेंट को समझना है कि वो है क्या चीज। क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया कि लेंथ वेंथ तो चलो ठीक है, ये तो जो डिफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी है इसका। कैसे वो समझ में आया? क्योंकि हम लोग डिफरेंट वायर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मिनट इसको मैं मिटा दूं जरा सा। तो डिफरेंट वायर का मतलब, एक बार मैंने कॉपर यूज किया, एक सेकेंड, तो एक बार मैंने कॉपर यूज किया मान लो, तो कॉपर ने क्या किया, करंट का जो मुझे फ्लो दिया, मींस सारा डायमेंशन भूल जाओ, मैं बस वायर को डाय, इसने जो मुझे रीडिंग दिया करंट का वो दिया मान लो ए, कोई एक वैल्यू दिया, ठीक है, कोई एक वैल्यू दिया, या ए की जगह हम लोग एक वैल्यू रख लेते हैं, मान लीजिए 1.2 एम्पियर दिया। फिर मैंने एल्युमिनियम को यूज किया, एल्युमिनियम मुझे दिया मान लीजिए 0.9 एम्पियर।
फिर मैंने यूज किया टंगस्टन, तो मुझे दे रहा है 0.1 एम्पियर। यार एक टंगस्टन वायर सेम साइज का, सेम लेंथ का, सब कुछ फिक्स है, यानी कि सेम मतलब लेंथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसका वोल्टेज, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। इनमें कोई चेंज नहीं है, बस वायर ही चेंज कर रहे हैं। टंगस्टन बहुत ही ज्यादा करंट स्लो फ्लो होने का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा रजिस्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। फिर थोड़ा सा, अब क्योंकि उस टाइम पे रिसर्च बहुत चल ही रहा था, तो फिर थोड़ा डिटेल कंक्लूजन में जाया गया, तो देखे कि जितने भी वायर होते हैं, जितने भी वायर के फॉर्म में आप देख रहे हो, उनके ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ फ्री होते हैं जो मूव करते हैं करंट के फॉर्म में, बट काफी इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं जो न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, लॉक्ड रहते हैं। कुछ उसके जो पास रहते हैं वो न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जो ऊपर वाले रहते हैं ये इनसे कोलाइड करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनसे आपस में कोलिजन होता है। ये क्या होता है, कोलिजन। किसका, इलेक्ट्रॉन, मतलब आपस में भाग रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और जितना ज्यादा कोलाइड होगा उतना ज्यादा हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना मोर कोलिजन उतना ही डिफिकल्ट होगा, इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सोच के देखो, आप एक भीड़ में खड़े हो, जहां पे भीड़ में सब लोग रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, आपके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, मींस करंट अच्छे से नहीं फ्लो हो पा रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा एक तरह से ये रेजिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, अब जैसे कोई ऐसा मटेरियल है जैसे कॉपर में भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लेवल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, वो बहुत तेजी से मूव कर जा रहे हैं। टंगस्टन में जितने भी है सब के सब जकड़े हुए हैं, तो जाने की तो मान लो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोलिजन बहुत ज्यादा है, टाइटली पकड़ रखा है। इसमें भी इसके कंपेरेटिवली ऐसे, मतलब ये आ जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये तो समझ में आ गया। तो क्योंकि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है इसका, किसी भी मटेरियल का, बिकॉज इट इज, क्योंकि कोई भी एक एटम अगर आप ले लो, कोई भी एक एटम मटेरियल ले लो, तो भाई उसमें एटम होगा, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें कुछ नेगेटिव, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। ये तो भाई इसका बिहेवियर है। फिर ये कर क्या रहा है, फिर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है रेजिस्टेंस का, इसलिए ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी बना, जिसका नाम दिया गया रेजिस्टिविटी। भाई मैं कभी सुधरूंगा नहीं। रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी। तो कंक्लूजन में क्या निकला, जो आपका आर है ना, रेजिस्टेंस किसी सर्किट का, वो आपके रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। यानी यही, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो यही वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो कांस्टेंट हमें ये मिल गया, यही वो कांस्टेंट है जो सारे कहानी को मैनेज कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, है ना, रो वैल्यू, तो रो इंटू एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी रो इंटू एल अपॉन ए। गेटिंग माई पॉइंट। अब डिफरेंस समझ रहे हो, ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ किसी एक मटेरियल के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब अगर इसका मुझे वो लिखना हो, क्या बोलते हैं, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट हो गया ओम, इज इक्वल टू, मुझे रो का यूनिट बताना है, इंटू एल का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर से कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर।
ओम मीटर। समझ में आया? तो एक और फॉर्मूला ऐड हो गया इसको लेकर। तो जरा एक मैं फॉर्मूला ऐड कर देता हूं, उससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फाइनली। या चलो इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो रेजिस्टिविटी रो, जो कि एक तरह का क्या है, रेजिस्टिविटी रो जो कि एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर इसकी वैल्यू जो है, आप देखोगे आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस पे आप देख सकते हो। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, मींस शोइंग दैट मटेरियल शोइंग हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट जो फ्लो है वो नॉट पॉसिबल या ना के बराबर होगा। जैसे कि ग्लास, रबर, है ना, इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। और जिनका लो होगा, अगर जिनका रेजिस्टिविटी लो होगा, मींस करंट इजी पॉसिबल, करंट फ्लो इजी वे से पॉसिबल है। जैसे कंडक्टर्स नाउ ये सारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये फिक्स टेम्परेचर पे हुआ है। क्यों? रीजन ये है, अल्टीमेटली हो क्या रहा था, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलिजन क्रिएट हीट। अब जैसे ठंड का मौसम है तो हीट ज्यादा इसको एनर्जी देना पड़ेगा हीट क्रिएट करने के लिए। तो दैट इज द रीजन हमने क्या किया था, इसमें टेम्परेचर को भी एक वेरिएबल माना था। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा अदरवाइज प्रॉब्लम, लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो मटेरियल से हटके एक्सटर्नल बात हो गया, है ना। दैट इज द रीजन उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं किया। बट ये हमारे पूरे वायर को, पूरे सर्किट को इंपैक्ट करता है। तो कंडक्टर्स में एक प्रॉब्लम, कंडक्टर जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक्सेट्रा, सॉरी सिलिकॉन कह रहा हूं, सिल्वर, टंगस्टन, ये सब एक्सेट्रा। इनके साथ एक दिक्कत था, कॉपर के साथ दिक्कत ये, कंडक्टर्स के साथ दिक्कत ये था कि जब हीट प्रोड्यूस होता था तो ये बर्न कर जाते थे। ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर्स है जैसे कॉपर, मेटल्स, ये बर्न हो जाते थे। तो मीन्स एक सर्टेन लेवल तक आप हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तब यहां पे रोल आता है एलॉय का। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय जो है मिक्सचर होता है, एक उसमें मेटल तो होगा ही, साथ में मान लो नॉन मेटल, इन सब चीजों का मिक्सचर। जैसे कि हम लोग शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं नाइक्रोम वायर, सो निकिल क्रोमियम, तो ये मिक्सचर है। इससे हुआ क्या, अब ये जो एलॉय है ये ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब छोड़ो, सिर्फ इतना जानो, बर्न नहीं करते। दे कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर, कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर। तो ये कहां पे यूज होंगे? तो जैसे हीटर हो गया, वहां पे यूज कर लो आप ऐसे वायर को, हीटर, है ना, गीजर, टोस्टर, इन सब चीजों में इस तरह के वायर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेजर हमारे फॉर्मूले फिक्स हो गए। कौन कौन से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल दिया है कि अगर मुझे करंट को फिगर आउट करना है तो जो भी चार्ज है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो। वोल्टेज की अगर बात करें तो वर्क डन यानी एनर्जी वर्क डन अपॉन क्यू देख लो, है ना। फिर उसके बाद हमारा आया ओम्स लॉ, V = IR देख लो। आपको रेजिस्टेंस फिगर करना है तो उसका प्रॉपर्टी देख लो और उसका लेंथ अपॉन मीटर देख लो, सॉरी एरिया देख लो उस वायर का। तो ये हमारा मेजर फॉर्मूलेज है। सो वी विल डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बुक का ही दिया हुआ, मैं बाहर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बुक का ही डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसके पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी के करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स
इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 120। एक बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें सोर्स लगा हुआ है, दैट इज प्लस माइनस, ये है 220 वोल्ट, ठीक है। यहां से करंट पास हो रहा है, हमें यही करंट बताना है। हमें पता है रिलेशन V इज इक्वल टू V इज इक्वल IR, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 इज इक्वल टू I इंटू R दिया हुआ है रेजिस्टेंस 1200 ओम, है ना। कितना हो जाएगा ये, I इज इक्वल टू 220 बाई 1200, तो आप निकाल सकते हो, जो भी आएगा वो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कर लेना ये। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ इफ सोर्स सेम है। हम लोगों ने बल्ब की जगह क्या, फिलामेंट तो पता है ना, फिलामेंट ये होता है जो बल्ब होता है ना, इसके अंदर जो वायर जहां से, अब इसके अंदर फिलामेंट में यूजुअली टंगस्टन यूज करते हैं, उसमें भी मिक्स रहता है, तो वो क्या करते हैं, टंगस्टन हीटअप होता है, ठीक है, हीटअप होता है ताकि उसको ग्लो कर सके। खैर उस पर बाद में जाएंगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ सोर्स 220 सोर्स ये, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। तो आपका हीटर यहाँ पे लगा दिया और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, तो सेम क्वेश्चन है 220 I इंटू 100, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। आप देखो 1200 से जो 100 रेजिस्टेंस कंपेयर करोगे तो ये तो बहुत कम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा है, और इसमें करंट फ्लो इस वाले केस में, इस वाले में I इज इक्वल टू पॉइंट में समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट पूरा का पूरा चेंज हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा देते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके बीच को जो टर्मिनल है, मान लीजिए V, हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगा दिया और हमें इसके बीच का जो गैप दिखा वो दिखा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखा वो था 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। सो व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, इस टाइम पर करंट कितना था 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, ओके, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज। हमने क्या किया, दूसरा सिचुएशन ये कर दिया कि पोटेंशियल को इंक्रीज करके 120 कर दिया, तो हमने हीटर चेंज किया नहीं, हीटर सेम ही है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो हुआ क्या, एक तो V इज इक्वल टू IR, अगर इस वाले पे लगाएं, क्योंकि हम लोगों ने हीटर सेम रखा है तो उसका जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टर वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कई तरीके से निकाल सकते हो, खैर सिंपल रखते हैं अभी, V इज इक्वल टू IR, तो V कितना है हमारा 60 पहले सिचुएशन में, इज इक्वल टू I है मेरा 4R, तो R रेजिस्टेंस में कितना मिल गया 15 ओम। सेकेंड वाले का करंट बताना है, जब मैंने इसको 120 वोल्ट कर दिया, तो जब 120 वोल्ट कर दिया तो अगेन V इज इक्वल टू IR, जिसमें R तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो V कितना हो गया 120, 15 इज इक्वल टू I, ठीक है। सो I इज इक्वल टू कितना होता है 8 एम्पियर, ठीक है, I जो है हमारा 8 एम्पियर हो गया, क्लियर है। रेजिस्टेंस मटेरियल का तो चेंज नहीं होगा ना, मटेरियल तो सेम है, तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक, बस वोल्ट चेंज कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ करंट चेंज हो जाएगा, क्लियर। इसको मिटाता हूं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस। तो ये दो क्वेश्चन है लास्ट के। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया A और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, मींस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें, दैट व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इनका क्या है, कांस्टेंट, सेम है, ठीक है, सेम है। सो हैविंग सेम लेंथ L/2, हैविंग लेंथ L/2 और इसके एरिया और लेंथ में चेंजिंग है,
पहले वाले का तो 4 था, तो ऐसे कर लेते हैं। पहले वाले के लिए फॉर्मूला, अगर मैं रेजिस्टिविटी को डायरेक्ट इक्वल कर दूं तो मैं लिख सकता हूं R1 इज इक्वल रो L1 बाई A1 और R2 इज इक्वल टू, जो दूसरे का बताना है, जिसका सेम तो ये रहेगा ही, L2 बाई A2। ये बना रिलेशन। अब क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है तो मैं इसको इक्वल कर दूं इन दोनों को। चलो इसको मैं कर सकता हूं, यहां पे नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं रो को यानी कि रेजिस्टिविटी को इक्वल कर रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। कई मेथड अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बट अभी हम लोग यही लेते हैं। नाउ R1 का वैल्यू कितना है? 4। क्या है? 4 ओम। A1 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है A, L1 का वैल्यू दिया हुआ है L। ठीक है। R2 का वैल्यू मुझे बताना है, A2 का वैल्यू है 2A, L2 का वैल्यू है L बाई 2। तो अब जरा सामने से देखो इसे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4, इससे कैंसिल, यानी कि जो मेरा R2 है वो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। सो जो दूसरे वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1 ओम। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस पहले से क्या हो गया? घट गया। और रोल प्ले किसने किया? एक तो लेंथ आपका घटा, साथ में आपने एरिया को भी क्या किया? डिक्रीज किया। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज का जो एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस एग्जांपल दिए हुए हैं, उसी में से देख के मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, इतना जीनियस नहीं हूं मैं, इतने कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है। आप इजी वे से आप भी क्या करो, बुक से देख के सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसको भी देखोगे कोई बुरा नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सॉल्व करो, अगर वो सॉल्व नहीं होते तो बताना। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक लेंथ है उसका 1 मीटर दिया हुआ है वायर का लेंथ, और रेजिस्टेंस इसका दे रहा है 26 ओम। ठीक है। वैल्यूज वगैरह देख लेना अगर कुछ गलत हो जाए तो। अगर डाया दिया हुआ है 0.3 mm, 0.3 mm का मतलब ये हो गया, सबको मीटर में कर लेंगे हम, 0.3 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ठीक है, ये हुआ इसका डाया। अब बताना ये है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कितना होगा हमें पता है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी? R कितना है? R हो गया 26 इज इक्वल, रो बताना है, L मेरा है 1 मीटर, ये हो गया आपका एरिया। नाउ एरिया में डाया दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है किसी भी डायमीटर का? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर डी रख दे, यूजुअली पाई आर स्क्वायर आपको पता है, आर इज इक्वल टू होता है जो बेसिकली रेडियस होता है वो डी बाई 2 होता है, तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम पाई बाई 4 इंटू 0.3 इंटू 10 पावर -3, है ना। आप इसको कैलकुलेट करो, पाई बाई 4 इंटू 0.3 इंटू 10 पावर -3, तो ओवरऑल समवेयर अराउंड 10 पावर -6 के आसपास जाएगा। अगर आप रो को वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेशन कर लेना, तो मैं भी बुक में देख के बता रहा हूं, 1.84 इंटू 10 पावर -6 ओम, क्योंकि ये ओम था, ओम, साथ में मीटर क्योंकि ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है। और अगर आप बुक में दिए हुए टेबल से कंपेयर करोगे, यू विल गेट द आइडिया कि ये रेजिस्टिविटी किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगनीज का, मैंगनीज की रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बुक में भी आप देख सकते हो इसको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, नॉट न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल बेस्ड है कुछ, उसके आंसर आप जो हम लोगों ने कंसेप्ट को डिस्कस किया उससे कर सकते हो, और कुछ अगर न्यूमेरिकल्स है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।